बहुत शर्माता था लड़कियों से बात करते हुए। मुझे लव अफेयर वगैरह चलाना नहीं आता था, ना प्रपोज करना आता था, बस पता नहीं मैंने हाँ कैसे किया, डरते डरते लव का अरेंज मैरिज हुई। हमारे पिताजी कहते भैया पढ़ लो, लेकिन मेरी माता जी मुझे सपोर्ट करती थी। अपनी जो वो घर में बचाती थी पैसे, उसमें से वो मुझे फीस दिया करती थी। जीवन जो है वो फूलों की सेज नहीं रही, हमारे लिए कांटों का ताज ही रहा है। हंसमुख होना बहुत जरूरी है, तभी वो दूसरे के जीवन में खुशियां ला सकता है। सर वंदे मातरम। हाँ वंदे मातरम। कुलदीप जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, मस्त हैं। कैसा लगा सर आपको कालदेशना में आके? कालदेशना में आके बहुत अच्छा लगा मुझे। एक बार पहले भी इंटरव्यू हुआ था, लेकिन उस समय लॉकडाउन था, आपको शायद याद होगा। जी सर। हाँ, तो प्रॉपर हम उसको कर नहीं पाए थे, पर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके कालदेशना में। आपसे रूबरू होके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। धन्यवाद सर। जी सर आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, अपने बारे में कुछ जानकारी देंगे? मेरे बारे में मैं क्या बताऊँ आपको, अपने बारे में। नाम मेरा मोस्टली सभी भाई लोग जानते हैं, चित्रेंद्र कुमार है, और चंडीगढ़ का मैं रहने वाला हूँ। और जो मेरी जन्मभूमि है वो उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में है। सर आपने कराटे सीखे हुए हैं, है ना? जी। कराटे में कौन सी बेल्ट है सर आप? कराटे में 3rd डान ब्लैक बेल्ट, शितोरु स्टाइल से। जी। ये आपने कब ली थी सर, कौन से सन में? देखिए 94 में मैंने सीखना शुरू किया था। अच्छा। हाँ जी। और ब्लैक बेल्ट कब हुए थे सर? डेट अभी देखो याद नहीं मुझे। अच्छा। हाँ। तो सर आप जो है कराटे सीखने क्यों गए थे, और कब गए थे, और कहाँ पे गए थे? देखिए कराटे सीखने का तो ऐसा है कि बचपन से तमन्ना थी भाई मार्शल आर्ट सीखना है। जी। है ना? तो सबसे पहले मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब मैंने सीखना शुरू किया था 94 में। तो मैं एक कोच के पास गया, उन्होंने कहा हम कोरियन कराटे सिखाते हैं। अच्छा। हमें नहीं समझ में आया कि हम तो कराटे ही जानते हैं ना, कि कोरियन कराटे कौन सा हो गया। बाद में पता चला भाई वो टाइकोंडो सिखाते हैं। फिर मुझे हमारे घर के पास ही स्कूल में एक कोच आए हुए थे, तो मैं उनके पास गया, तो मुझे अच्छा लगा, वो सिखाते भी अच्छा थे। तो वहाँ से फिर मैंने शुरुआत की अपनी कराटे की। तो क्या उम्र होगी सर आपकी जब आपने सीखना स्टार्ट करा था? आप उम्र लगा लीजिए, 94 में मैं करीब 23 या 24 साल का रहा हूँ। जी। तो सर आपके जो कोच है उनका क्या नाम था, उनके बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? हमारे यहाँ देखिए जिनके पास मैंने ब्लैक बेल्ट की थी, सीखा बाद में, वो हमारे अश्विनी कुमार हैं चंडीगढ़ से। अच्छा। तो उनके बारे में सर कुछ बताएंगे, वो कहाँ से थे, क्या थे, उनके बारे में कुछ? अश्विनी सर बहुत सिंसियर पर्सन है, बहुत नॉलेज है उनको इस बारे में, एसोसिएशन चलाने के बारे में, और टेक्निकल भी बहुत अच्छी उन्होंने नॉलेज दी हमें, अपने स्टूडेंट्स को भी देते हैं वो सभी को। उसके बाद मैंने वुशु सीखा। अच्छा, वुशु भी सीखा हुआ आपने? हाँ जी, वुशु में हमारे हरियाणा में सीनियर कोच थे, हैं अभी भी, वो बाहर सेटल्ड है वो। उनके पास मैंने ट्रेनिंग ली और A ग्रेड इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट हासिल किया वहाँ से। और अभी फिलहाल में ही मैंने टाइकोंडो से भी ब्लैक बेल्ट ली है। अरे सर मुबारक हो आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। कब लिए सर? ये अभी ली है, पिछले महीने। अच्छा। और सर आपने कहाँ कहाँ चैंपियनशिप खेली है, किस लेवल तक आपने चैंपियनशिप खेली है, वो आप हमें बताएंगे? मैं कराटे खेला हूँ नेशनल लेवल तक। अच्छा। हाँ।
और किस किस स्टेट में खेले हैं? अदर कंट्री में भी आपने खेला है क्या? नहीं, मैं अदर कंट्री में खेलने नहीं गया, मैं यहीं खेला हूँ, पंजाब में, चंडीगढ़ में, अच्छा। हरियाणा, यहीं आसपास। नेशनल में कौन सा मेडल पड़ा था सर? नेशनल में मेरा सिल्वर मेडल। अच्छा। और कहाँ पे खेली थी सर नेशनल? ये लुधियाना में हुआ था। अच्छा सर, आप गदा स्पोर्ट्स भी करते हैं है ना सर? जी। क्या है ये, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि गदा स्पोर्ट्स क्या है ये? क्या इसमें तो गदा जो होती है वो चोट भी लगा सकती है, ऐसा कुछ उसमें क्या है? देखिए, गदा का तो ऐसा है कि बचपन से ही हम जैसे बच्चे जाते हैं ना, उसमें दशहरे में जाते हैं, जी जी जी। तीर कमान खरीद लेते हैं, तो मुझे शौक था गदा रखने का। अच्छा। तो मैं हमेशा गदा ही खरीदता था वहां से। जब मैं मार्शल आर्ट सीखने लगा तो दिमाग में आया कि भाई, जब अदर गेम्स के बारे में भी पता चलता गया तो दिमाग में ये आया कि यार ये तलवारबाजी है, ये भी गेम्स है, भाला फेंकते हैं, ये भी गेम्स में है, और अपना तीरंदाजी है, ये भी एक खेल है। तो दिमाग में आया कि गदा का खेल क्यों नहीं है। यहाँ पे मैंने शुरुआत की थी गदा स्पोर्ट्स फेडरेशन बनाने की। अच्छा। 2001 के आसपास। उस समय नहीं कर पाए उसको किसी कारण से। फिर मुलाकात हमारी हुई एक चैंपियनशिप में, यहीं चंडीगढ़ में चैंपियनशिप थी। वहाँ हमारे एक भाई साहब आए हुए थे, इंदर सिंह टाक। तो वो मुझसे पूछने लगे, सर आपने गदा स्पोर्ट्स का गेम शुरू किया था, उसका क्या हुआ? मैंने कहा भाई कर नहीं पाए। तो वो बोले पड़े कि नहीं, मैं आपका साथ दूंगा, आप इसको शुरू करो। अच्छा। उसके बाद फिर हमने मिलके 2011 में जो है इसकी शुरुआत की, फेडरेशन रजिस्टर्ड करवाई। और पहले तो मैं ये भी सोचता रहा कि इसका नाम क्या रखा जाए, क्योंकि गदा युद्ध सभी जानते हैं, आपको पता है जी। हाँ, हमारे रामायण महाभारत में गदा युद्ध ही होता है। फिर ये कि गदा युद्ध तो एक इवेंट हो सकता है। हाँ, फिर हमने इसका जो नाम रखा वो गदा स्पोर्ट्स रखा है, गदा खेल, ताकि इसमें गदा युद्ध के अलावा और जो एक्टिविटीज हैं वो भी करवाई जाए। जैसे अब हमने गदा युद्ध, गदा स्पोर्ट्स में 2 तरह के इवेंट्स रखे हैं। एक तो गदा युद्ध जिसमें कि बच्चे फाइट करते हैं, दूसरा है गदा चक्र, जैसे कराटे में या इसमें टाइकोंडोज में फॉर्म्स होती हैं, काताज। जी, कराटे में काताज होती है जैसे, है ना? हाँ, उस तरह हमने इसके गदा चक्र बनाए हैं। अभी भी अंडर प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारे बनाने हैं हमें, क्योंकि ताकि जूनियर लेवल से लेके सीनियर लेवल तक अलग अलग सबके लिए बनाए जाए। जी। तो इसमें सर जो गदा होती है वो किस चीज की होती है? बच्चों को लगती थी लोहे की होती है, क्या होता है गदा? देखिए, नॉर्मली इंसान यही जानते हैं भाई गदा जो है मेटल की बनी होती है। जी। लेकिन स्पोर्ट्स में अगर हम गदा को लेंगे तो मेटल से हम फाइट नहीं करवा सकते, क्योंकि उससे तो इंजरी होने का डर रहेगा बच्चे को। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले जब हमने 2011 में ये अनाउंस किया कि हम नेशनल टूर्नामेंट कराएंगे, और वो भी हम करवा रहे थे श्री गंगानगर राजस्थान में। और उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आई कि टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया है, भाई गदा कैसे बनेगी? अब दिल्ली में जितने स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम काफ़ी लोगों के पास गए, हमने बताया कि हमें ऐसे ऐसे गदा बनानी है। किसी के दिमाग में नहीं आया, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आया। उसके बाद कुलदीप जी, चंडीगढ़ में ही मैंने गदा बनाई। अच्छा। सोच समझ के भी, चलो प्रॉपर अगर वो शेप में गोलाई में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, पर कम से कम हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो मैंने अपने ही कुछ स्टूडेंट्स के सहयोग से फिर अपने घर की छत पे गदा बनाई, 10 गदा बनाई, जिससे हमने टूर्नामेंट कराया। अच्छा। उसके बाद फिर उसमें हम सुधार करते गए। हमने कटिंग डाई बनाई कि कैसे उसको मटेरियल को काट के हम शेप में लाए उसको प्रॉपर। फिर हमारे जो अभी प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मिलिंद लक्ष्मीकांत पाटिल जी, उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया। फिर हमने प्रॉपर इसकी डाई बनाई
अब जो गदा है वैसे ही आती है जैसे हम फोटोग्राफ्स में हनुमान जी के हाथ में देखते हैं, उसी शेप में हमारे पास गदा है, उसी से चैंपियनशिप होती है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कराटे सीखने में हाँ। है ना आपको संघर्ष करना पड़ा हो, जैसे आपने स्टार्टिंग करी हो तो परिवार वालों ने आपको मना करा हो, आपके माता पिता ने कि भाई इसमें देखो पैसा तो लगता ही है इन चीज़ों में, भाई चैंपियनशिप खेलना, फिर कोच की फीस देना, है ना, तो उन्होंने कभी मना करा हो, तो किस तरीके से आपने एडजस्ट करके कराटे को सीखा वो आप हमारे दर्शक को बताएंगे? देखिए, कराटे सीखने के लिए हमें पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, या हम कह सकते हैं कि घर वाले अलाउड नहीं करते थे। हमारे पिताजी कहते भैया पढ़ लो, पहले ये था भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, तो वैसे घर से सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन मेरी माता जी मुझे सपोर्ट करती थी। अच्छा। हाँ, जब मैंने उनसे कहा कि मुझे कराटे सीखना है, तो उन्होंने अपनी जो वो घर में बचाती थी पैसे, उसमें से वो मुझे फीस दिया करती थी। अच्छा। तो मैं कराटे सीखता था जाके कॉलेज के बाद। तो सर आपका कराटे से लेकर और गदा स्पोर्ट्स तक की जो जर्नी है ना, उसमें कितना संघर्ष करना पड़ा और कैसे कैसे संघर्ष करना पड़ा? क्योंकि जो हमारा मेन मोटिव है ना कि आप लोगों को देखकर हमारे दर्शक भी मोटिवेट होएं कि कैसे कैसे आप लोगों ने संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल करा है, तो वो आप बताएंगे कि इस जर्नी में आपको क्या क्या संघर्ष करना पड़ा है अपनी फ्यूचर में, लाइफ में? देखिए, जीवन एक संघर्ष है कुलदीप जी। जीवन जो है वो फूलों की सेज नहीं रही, हमारे लिए कांटों का ताज ही रहा है। पर हम कहते हैं ना कि फूलों कांटों के चुभने के बाद ही फूलों का प्यार मिलता है। बिना संघर्ष के तो कभी कामयाबी मिल ही नहीं सकती लाइफ में। अब हमारा संघर्ष भी बड़ा है और आगे भी हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। कराटे सीखना शुरू किया जी, कराटे सीखा, फिर उसमें ब्लैक बेल्ट की, फिर कोचिंग भी शुरू की। कोचिंग करते करते फिर ये विचार आया कि भाई गदा स्पोर्ट्स होना चाहिए, क्योंकि इस पे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। जी बिल्कुल। तीरंदाजी आज ओलंपिक खेलों का हिस्सा है, गदा स्पोर्ट्स भी ओलंपिक खेलों का हिस्सा होना चाहिए था, अगर ये पहले किसी ने इसके बारे में प्रयत्न किया होता। नहीं किया तो कोई बात नहीं, हमें तो करना ही था, हमने किया और धीरे धीरे इसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं। और इसकी हम देश में कोने कोने में जाके इसका जो है प्रचार प्रसार भी करते हैं और इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं कि गदा स्पोर्ट्स कैसे खेलना है। तो वो जाकर हम बच्चों को, नौजवानों को सिखाते हैं। जैसे झारखंड में हमने कैंप लगाया जी, उसके बाद हरियाणा में कैंप लगाया, फिर उसके बाद हमने सबसे पहले 2013 में औरंगाबाद में कैंप लगाया। वहाँ बड़े होनहार हमारे नौजवान कोच हैं, अपना राठौर जी, मच्छिंद्र नाथ राठौर, वो बड़ा संघर्ष करते हैं इस खेल को लेके और बड़ा अच्छी हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में हमारी टीम है, हमारे खेल को जो चलाती है, एक चंडीगढ़ और महाराष्ट्र। इसके अलावा हमारे भाई प्रमोद जी हैं, प्रमोद कटारिया जी, हरियाणा में वो देखते हैं उस साइड में, और तेलंगाना में हमारे बड़े अच्छे नौजवान हैं जो इस खेल को चला रहे हैं, और झारखंड में जो हमने कैंप लगाया वहाँ भी हमारे संजय झा जी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और वो इस खेल को चला रहे हैं। मनीष जी हैं अपना बिहार से, वो इस खेल को चला रहे हैं। और चंडीगढ़ की हमारी टीम बहुत अच्छी है, यहाँ पे हमारे नौजवान कोच हैं वीरेंद्र पाहवा जी, तो वो हमेशा इसमें लगे रहते हैं कि इस खेल को हमने पॉपुलर करना है। साथ में अश्विनी जी हैं और हमारे बड़े सहयोगी यहाँ पर हमारे जो नेशनल ट्रेजर हैं प्रवीण कुमार जी, वो भी यही हैं, बहुत सहयोग किया जाता है हमारे साथ। और यहाँ पे हमें चंडीगढ़ में ये रहता है कि हमारे रविंद्र तलवार जी हैं, बहुत बड़ी महान हस्ती हैं खेल जगत में जी, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर, हमारे सिर पर रहता है, उनका हाथ,
तो हमें बड़ी इंस्पिरेशन मिलती रहती है। अभी हमारे नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट है राकेश शर्मा जी, वो बहुत सहयोग कर रहे हैं कि इस खेल को हमने ओलंपिक खेलों में शुमार करवा के रहना है। अभी वही है, कुलदीप जी के संघर्ष जारी है और संघर्ष चलता रहेगा जब तक कि हम मुकाम पर ना पहुंच जाए। इसमें हम थकेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे, हमें करना है तो हम करेंगे जी। अच्छा सर, ये बात बताइए कि आपने जब कराटे सीखे तो कभी रोड पे पंगा हुआ आपका, कभी आपका हाथापाई हुई हो? अगर कुछ ऐसी स्टोरी है तो वो प्लीज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हम। कुलदीप जी, जब मैं कराटे सीखना चाहता था ना जी, तो एक लड़का नानचाकू चलाता था। मैंने उसको देखा, एक बार देखा कि चलाते कैसे हैं, तब तक कराटे सीखने नहीं शुरू किए थे। उसके बाद मैं मार्केट में गया, नानचाकू लाया खरीद के, उसकी प्रैक्टिस शुरू की खुद ही। अच्छा। और मेरी ना ये दोनों एल्बोस सूजी रहती थी, क्योंकि वो लग जाता था, इसमें स्टील वाला था मेरे पास, बड़ा हैवी था वो लग जाता था। तो मेरी मम्मी यहाँ पे वो अपना पट्टियां बांधती थी हल्दी की ना, अच्छा। हल्दी लगा के वो बंधी रहती थी, फिर भी मैं छत पे जाके प्रैक्टिस करता रहता था। उस समय क्या है कि बड़ा खून गर्म होता है ना, मैं लड़ पड़ता था। तभी मैंने लड़ाइयाँ की हैं। जब से मैंने कराटे सीखना शुरू किया उसके बाद मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया है। क्योंकि इस गेम को सीखने के बाद ना सर डिसिप्लिन आ जाता है ऑटोमेटिक अपने आप। हाँ, है ना, क्योंकि कईयों के पेरेंट्स कहते हैं कि भाई इसे सीखने से बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, है ना, लड़ाई झगड़े में चला जाता, पर ऐसा नहीं है। इसमें डिसिप्लिन सबसे पहले आता है और सिखाया जाता है। ऐसी है ना सर? जी 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 बिल्कुल। माइंड और बॉडी पे जो है ना कंट्रोल आ जाना चाहिए। अगर आप सही तरह से सीखेंगे ना तो ये कंट्रोल में करना आना चाहिए। अब ऐसे तो नहीं तो मैं तो फाइटर बन गया, रोड पे लड़ते फिरोगे तो क्या आप समाज को दिखाओगे अपने बारे में कि मैं क्या हूं? हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ सर, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे पिताजी हैं, माताजी का 10 साल पहले देहांत हो गया था। पिताजी हैं, छोटा भाई है, उनके वाइफ है, 2 बच्चे हैं और मेरी भी वाइफ है, एक बेटी है मेरी, एक छोटी बहन है, वो भी यहीं चंडीगढ़ में रहते हैं, उनके भी 3 बच्चे हैं। तो परिवार तो सब ठीक है, परिवार में सब खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने बच्चों को सर आप इसी फील्ड में उतारेंगे, कराटे में, कराटे या गदा स्पोर्ट्स में? सीख रहे हैं। अच्छा, सीख रहे हैं। हाँ, मेरी बेटी भी करती है जी। तो सर आपकी जो शादी हुई थी वो लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी? मैं तो बहुत शर्माता था लड़कियों से बात करते हुए। अच्छा। मुझसे नहीं बात होती थी। मैं रिश्तेदारी में जाता था ना, हमारी जो बहनें होती थी, मैं उनसे भी बात नहीं करता था। अच्छा। हाँ, बस पता नहीं कैसे, देखो कहते हैं ना वो जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती हैं, बस ऐसे ही मुलाकात हुई। तो लव मैरिज हुई है सर? हाँ, लव मैरिज है। अरे सर फिर तो स्टोरी बताओ आप। लव कम अरेंज मैरिज हुई है। मतलब शुरू में तो लव हुआ ना? हाँ। तो आप स्टोरी बताओ इसकी। भाई स्टोरी तो कुछ नहीं है। नहीं सर, लव कैसे हुआ, कैसे मुलाकात हुई, है ना, किसने पहले प्रपोज करा? भाई वो क्या है कि मैं फ्रेंड के ऑफिस में वो जॉब करती थी हमारी। अच्छा। तो मेरा वहाँ आना जाना लगा रहता था और पार्ट टाइम मैं भी काम करने लगा था वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि उस समय मैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में वुशु का सेक्रेटरी होता था और टेक्निकल में ही था। अच्छा। तो मैं कोचिंग देने जाता था चंडीगढ़ से पंचकुला। अच्छा। मिड में जो है ऑफिस था और वहाँ मेरा आना जाना और खाली समय में वहीं पे मैं बैठा रहता था, हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते थे काम। अच्छा। वहीं पे मुलाकात हुई। उसके बाद वो काफ़ी हंसमुख मुझे लगी, भाई बहुत हंसमुख है। अच्छा। क्या भाई इंसान को हंसमुख होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो दूसरे के जीवन में खुशियाँ ला सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरी पत्नी से वहीं पर मेरी मुलाकात हुई और
हमारा ये था भाई, मुझे लव अफेयर वगैरह चलाना नहीं आता था ना, प्रपोज करना आता था, तो पता नहीं मैंने हाँ कैसे किया, डरते डरते। तो प्रपोज आपने करा था सर? हाँ मैंने किया था। अच्छा। तब किया था जब मुझे ये पता लगा कि उन्हें मैं अच्छा लगता हूँ। अच्छा, वो किसने बताया था आपको? वो बस पता चल गया। कैसे पता चल गया था वो बताओ। देखो जब पता लगा तो मैंने भी हिम्मत करके ना, हाँ, हिम्मत करके मैंने प्रपोज किया। और हमारे एक एमडी साहब आते थे उत्तर प्रदेश से कंपनी के। अच्छा। वो बड़ा रिस्पेक्ट करते थे मेरी, तो वो उनकी मुंह बोली बहन बनी। अच्छा अच्छा। तो भाई उन्हें जब पता लगा ना कि ऐसे ऐसे चित्रेंद्र और रुचिका जी, कि इनकी ऐसे ऐसे बातचीत है, तो उन्होंने उसे फोन करके कहा, हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ, तो उन्होंने मेरी पत्नी को फोन करके कहा कि तुमने सही आदमी चुना है। अच्छा। तो बस इसी तरह धीरे धीरे, यानी हम मिलते थे तो लोग हमें अच्छा बताते थे, ऐसा नहीं हुआ कभी कि भाई कई बार बुराई कर देते ना लोग, तो वैसा कुछ नहीं हुआ। हमें सबने अच्छा रिस्पांस दिया, फिर फैमिली ने अच्छा रिस्पांस दिया, उनकी फैमिली भी जब मुझसे मिली, बड़ा अच्छा उनके साथ मुलाकात रही। हाँ, मतलब उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना? हाँ, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं अपना बिजनेस भी करता था, कोचिंग करता था। फिर मिले परिवार वाले, बुजुर्ग मिले आपस में, उनके चाचा थे रोपड़ से आए, वो मिले, मुलाकात हुई, फिर चलो तय तारीख पर शादी भी हो गई। चलो सर, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा सर, एक बात बताइए। हाँ जी। कि आपने अपने जीवन में इतना संघर्ष करा, इतनी मेहनत करी, इस मुकाम को हासिल करा, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए आप कुछ मैसेज देंगे जिससे कि वो भी आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें? देखिए कुलदीप जी, हम तो सबको यही करना चाहेंगे, जितने खास करके हमारे नौजवान मार्शल आर्ट करते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग मार्शल आर्ट करते हैं और सभी अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट्स करते हैं। कोई कराटे करता है, कोई टाइकोंडो करता है, वुशु किया जाता है, और सभी मार्शल आर्ट बहुत अच्छे हैं। पर एक भारतीय होने के नाते हमारा एक फर्ज बन जाता है कि हम हमारे जो देसी मार्शल आर्ट्स हैं उनको हम प्रमोट करें, जो हमारे युद्ध कलाएं हैं उनको भी हम आगे बढ़ाएं। सबसे पहले हम इनके लिए काम करें, क्योंकि देखिए मार्शल आर्ट बना कहते हैं ना कि बौद्ध भिक्षुओं ने इसको डेवलप किया था, जो कि चाइना, थाईलैंड, इधर जापान की तरफ चले गए थे, क्योंकि उन्हें कहते हैं भाई डर होता था, रास्ते में कुछ लोग तंग करते थे उनको, तो उन्होंने आत्मरक्षा की ये टेक्निक, निहत्थे युद्ध करने की टेक्निक को डेवलप किया जी। लेकिन अब क्या है कि हम उस पर क्लेम नहीं कर पाते। कराटे इज जैपनीज मार्शल आर्ट, टाइकोंडो इज कोरियन मार्शल आर्ट, वुशु या ताइची, कुंफू दैट इज चाइनीज मार्शल आर्ट जी। आज हम वहां से, हमारे हाथ ऐसे रहते हैं एफिलिएशन के लिए, कि वहां से हम किसी तरह से एफिलिएशन ले ले और यहाँ पर वो खेल चला लें, वो मार्शल आर्ट चला लें। लेकिन जब हम अपनी गेम को, अपने मार्शल आर्ट को आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए काम करेंगे, उसके लिए हम उसका बढ़ावा देंगे विदेशों में भी, तो हमारा हाथ ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। हम एफिलिएशन मांगने वाले नहीं, एफिलिएशन देने वाले बनेंगे। तो मैं तो सबको यही प्रेरणा देना चाहता हूं कि आप अपने जो हमारे भारतीय मार्शल आर्ट्स हैं उनको डेवलप करें, उनके लिए काम करें, ताकि किसी के लिए भी हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े भी हम एफिलिएशन लें और फिर हम एफिलिएशन के लिए लड़ते रहते हैं आपस में। बहुत सारे खेलों में हैं, कई फेडरेशंस बनी हुई हैं, सब लड़ रहे हैं आपस में, नुकसान किसका है? जो खिलाड़ी हैं उसको खेल रहे हैं, उनका नुकसान होता है। तो ऐसा भी ना किया जाए और खेल को खेल भावना ही में ही रहना चाहिए, उसको खेल भावना से ही खेलना चाहिए। आपस में एक दूसरे के वो लेग पुलिंग करते हैं ना, वो गलत बात है।
जी कुलदीप जी। सर मेरे 3 फनी क्वेश्चन है, ठीक है? ऐसे सुनने वाला है जो उसका जवाब देता है ना, हाँ उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। और सही सही जवाब दोगे, अगर झूठ बोलोगे फिर नहीं होगी। अच्छा। तो सर पहला सवाल यह है कि जैसे आप किसी होटल में जाते हैं ना, रूम लेते हैं, तो वहां पे तौलिया साबुन वो देके जाता है, ठीक है? फिर आप चेकआउट करते हैं यानी खाली करते हैं रूम को, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने तौलिया या साबुन अपने साथ ले गए हो वहां से? बचपन से अब तक कभी ऐसा हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? नहीं। पक्का? पता क्या हाँ। है, किसी चीज का लालच करना, तौलिया या साबुन कितने की आती है जी, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसा तो मैं तो किसी को सलाह नहीं दूंगा। अच्छा सर, 2 पैसे की चीज के लिए तुम्हारी जो है ना नहीं तो मान आनी कभी वजह- तौलिया भी ले गए हो साथ में? हाँ, करते होंगे लोग ऐसे।